नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। फिर सुर्खियों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रिटायरमेंट के बाद भी दफ्तर पहुंचकर फाइलें निपटा गए कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन राणा। सरकारी गाड़ी कभी कर रहे इस्तेमाल, उठे कई सवाल। उद्यान विभाग की पूर्व निदेशक हरमिंदर बवेजा पर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी, करोड़ों रुपए के घोटाले की मिल रही आठ, सीबीआई जांच में उठेगा पर्दा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत को सीबीआई का समन, अस्पताल में इलाज के दौरान ही सीबीआई के अधिकारियों ने सौंपा समन, स्टिंग मामले में चल रही है जांच। और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 21 करोड़ की ठगी का खुलासा, उत्तराखंड एसटीएफ की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। फर्जी कंपनी और डमी खाते खोलने का होता था काम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग को सुर्खियों में बने रहने की आदत सी हो गई है। आयोग का अब एक नया वाकया सामने आया है। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन राणा अपने रिटायरमेंट के बाद भी शान से न सिर्फ सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं, बल्कि दफ्तर में फाइलों का काम भी निपटा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आयोग के अध्यक्ष को नियम कानून पता नहीं है या फिर मामला कुछ और ही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि नियम कानून को कैसे ठेंगा दिखाया जाता है। कार्यकाल कब तक का था वैसे? मुझे पता नहीं, नहीं बढ़ गया है। हम केवल मेरे पास नहीं होता, इसका शासन से होता है। शासन जैसा कहता है वैसा होता है। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन राणा है। 27 अक्टूबर को जब जगमोहन राणा हरिद्वार स्थित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचे तो समझ में आया कि रसूख हो तो आप रिटायरमेंट के बाद भी न सिर्फ धौंस के साथ सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि दफ्तर में भी काम निपटा सकते हैं। अब आपको आगे की कहानी बताएं, उससे पहले पूरा मामला क्या है इसे समझ लीजिए। दरअसल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन राणा का कार्यकाल 26 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया। जगमोहन राणा को 27 अक्टूबर 2017 में आयोग का सदस्य बनाया गया था और 7 जून 2023 को राकेश कुमार के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जगमोहन राणा को कार्यवाहक अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई। नियमों के अनुसार आयोग के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है और एक्सटेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस लिहाज से देखें तो जगमोहन राणा 26 अक्टूबर को रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन 27 अक्टूबर को जब जगमोहन राणा सरकारी गाड़ी में सवार होकर दफ्तर पहुंचे तो हैरानी होना लाजमी है। जब मीडिया ने जगमोहन राणा से कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सरकारी गाड़ी में दफ्तर पहुंचने और कामकाज निपटाने के बारे में पूछा तो सुनिए कैसे राणा साहब रिटायरमेंट का लेटर न आने का तर्क देने लगे। सर एक मिनट एक्चुअली मैं हमें थोड़ा सा यही जानना था कि सर कार्यकाल का सर नहीं बढ़ गया है। हम केवल मेरे पास नहीं होता, इसका शासन से होता है। नहीं सर, आपका भी शासन से आई नहीं। अच्छा, कार्यकाल वैसे खत्म हो गया ना आपका सर? ये किसने कहा है? तो शासन बताएगा। चल तो कब तक का था वैसे सर? कार्यकाल कब तक का था वैसे? मुझे पता नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं, अग्रिम उसका लिखा हुआ है। चल तो वैसे अभी शासन से पूछ लिया, शासन जैसा कहता है वैसा होता है। नहीं तो तब तक आप रहेंगे सर? जगमोहन राणा के इस बयान को सुनने के बाद आप अपना माथा पीट सकते हैं, क्योंकि आयोग में नियुक्ति के दौरान ही कार्यकाल का जिक्र किया जाता है। रिटायरमेंट के लिए कोई पत्र अलग से जारी नहीं होता। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बात जगमोहन राणा को पता नहीं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं जगमोहन राणा कुछ खास फाइलों को निपटाने तो नहीं पहुंचे थे। सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड का कार्मिक विभाग जगमोहन राणा के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज करेगा या फिर पर्दा डालने के लिए चुप बैठा रहेगा, क्योंकि नियमों के तहत किसी भी अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद दफ्तर में फाइलों को निपटाने की अनुमति नहीं होती। जगमोहन राणा ने किसी फाइल या रिपोर्ट में अपने रिटायरमेंट के बाद छेड़छाड़ नहीं किया, इसकी गवाही कौन देगा? क्या कार्मिक सचिव देंगे या फिर सरकार देगी? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से आयोग की कार्यप्रणाली पेपर लीक मामलों के चलते सवालों के घेरे में है।
ऐसे में जगमोहन राणा का ये स्वरचित एक्सटेंशन सवालों के घेरे को और गहरा बनाता है। अधिकारियों और आयोग की ये जुगलबंदी उत्तराखंड के सरकारी सिस्टम की पोल खुलेआम खोल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम धामी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। वहीं इस मसले पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने इसे विडंबना करार दिया है। बॉबी पवार ने यह भी कहा है कि इस तरह से सुचिता कैसे बनाई रखी जा सकती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन सिंह राणा जी का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी वो आज भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में वहाँ के कामकाज कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उत्तराखंड सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर एक पारदर्शी सिस्टम खड़ा किया जाए और इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इस प्रकार के कृत्य अगर जल्द ही बंद नहीं हुए तो लोक सेवा आयोग के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन दोबारा खड़ा होगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस मसले को लपक लिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज असोनी ने आशंका जताई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयोग के दफ्तर की किसी फाइल में ऐसा कुछ हो जिससे कार्यवाहक अध्यक्ष और सरकार दोनों ही मुश्किलों में फंस सकते हैं। सुनने में आया है कि जगमोहन सिंह राणा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं लोक सेवा आयोग के, उनका कार्यकाल कल यानी कि 26 अक्टूबर 2023 को ही समाप्त हो गया। बावजूद इसके जगमोहन सिंह राणा आज भी अपने दफ्तर में फाइलें निपटाते हुए दिखाई पड़े और जब इस बाबत उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने शासन से बात करने की बात कही। ऐसे में शासन स्तर पर आयोगों के अध्यक्षों का सेवा विस्तार देने का कोई प्रावधान नहीं है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जगमोहन सिंह राणा अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी लोक सेवा आयोग के दफ्तर में क्या करने पहुंच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ फाइलों में ऐसा छूट गया है जो सरकार की और राणा की दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तराखंड उद्यान विभाग की पूर्व निदेशक हरमिंदर बवेजा की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में लगे आरोपों से करोड़ों के घोटाले की आशंका की आहट मिल रही है। वहीं सीबीआई जांच की आंच बवेजा के साथ साथ भाजपा के विधायक तक भी पहुंच सकती है। यह रिपोर्ट देखिए। हरमिंदर बवेजा की बड़ी मुश्किलें। उद्यान विभाग में घोटाले की होगी सीबीआई जांच। बीजेपी विधायक तक भी पहुंच सकती है सीबीआई जांच की आंच। भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहा उत्तराखंड का उद्यान विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाईकोर्ट के द्वारा उद्यान विभाग में हुए घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर फैसला सुनाया गया, जिसके बाद उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। धामी सरकार के द्वारा जहां बवेजा को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था तो वहीं एसआईटी जांच भी उनके ऊपर चल रही थी, लेकिन हाईकोर्ट एसआईटी जांच से संतुष्ट नजर नहीं आया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच को लेकर कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। बिना सचिव की अनुमति के कीवी पौधों के दाम रिवाइज करते हुए 75 रुपए प्रति पौधे से 225 रुपए प्रति पौधा कर दिया गया। कीवी ग्राफ्ट के दाम 175 रुपए प्रति पौधे से बढ़ाकर 275 रुपए कर दिया गया और इसी पर खरीद की गई। अदरक और हल्दी के बीजों की खरीद में भी बवेजा पर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं। बवेजा रानीखेत स्थित हॉर्टिकल्चर बिल्डिंग की जगह देहरादून से काम चला रहे थे। बवेजा ने चंपावत, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी जिले के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिखी थी। उत्तरकाशी के ओदगांव, बड़कोट तहसील की अनिका ट्रेडर्स से फलों के पौधे लेने के लिए दबाव बनाया। जांच में पता चला कि अनिका ट्रेडर्स नाम की कोई नर्सरी उस पते पर है ही नहीं। जांच में पाया गया अनिका ट्रेडर्स बड़कोट के लोधान गांव में है, लेकिन वहां भी उसकी नर्सरी नहीं है। नर्सरी को जो लाइसेंस दिया गया वो भी संदिग्ध है। इसी लाइसेंस के आधार पर उसे ऑर्डर मिला। बवेजा पर आरोप है कि जम्मू कश्मीर की नर्सरी से निम्न प्रजाति के फलों के पौधे मंगाए। बवेजा ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम की ग्रीन नर्सरी को सेब और अन्य फलों की 1 लाख पौध उपलब्ध कराने का आदेश दिया। ग्रीन नर्सरी की कुल क्षमता ही 41,000 पौध की है। ये बात नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के रिकॉर्ड से साबित होती है।
हाईकोर्ट ने 1 मार्च 2023 को आदेश दिया कि अनिका ट्रेडर्स को कोई भुगतान नहीं किया जाए। इस आदेश के बावजूद 2 और 3 मार्च 2023 को अनिका को 1,76,98,000 रुपए का पेमेंट कर दिया गया। उत्तरकाशी के चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर अनिल मिश्रा की भूमिका भी संदिग्ध है। भीमताल में 3100 सेब के पौधे बांटे जाने का रिकॉर्ड सामने आया, जिसमें बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल को ही 2402 पौधे दे दिए गए, जबकि उनके पास इतने पौधे लगाने की जगह नहीं थी। बता दें कि उद्यान विभाग में हुए घोटाले को सीबीआई जांच तक पहुंचाने के लिए रानीखेत निवासी दीपक कारगेती की अहम भूमिका रही है, जिन्होंने उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार को पहले उजागर किया। वहीं उत्तरकाशी में नर्सरी के मामले में भी बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला था। जम्मू कश्मीर से ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ करके गलत नर्सरी जो पौधे आते थे, वो एक तरीके से बीमार तरीके के पौधे आते थे, सूखे हुए पौधे लाते थे और सिर्फ ओनली बिल बना देते, उस पर पैसे को डकारने का काम किया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें जब बागवानों के द्वारा, वहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा मुझे बताई गई और मैं खुद जरमोला में माली एक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पे करोड़ों का बजट जो है उन्होंने उसका जो है गबन किया और मैं खुद प्रैक्टिकली मैं खुद गया, मैंने वहाँ देखा तो उससे पता लगा कि यहाँ तो एक तरीके से बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना रखा है। तो आज मैं कहता हूँ कि आज जो है उसकी सफलता मिली है और आने वाले समय में जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार निकलेगा और जो भी उसमें संलिप्त होंगे मैं कहता हूँ उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है उसमें चौंकाने वाला तथ्य बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई को पौधे दिए जाने को लेकर भी सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी विधायक की भूमिका पर सवाल उठा रही है। विभाग में चल रहे घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की जांच अब सीबीआई करेगी, लेकिन जो आदेश आया है उसमें साफ तौर पर एक बड़ा नाम सामने आ रहा है और वो बड़ा नाम है रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल का। प्रमोद नैनवाल ने भ्रष्टाचार करते हुए किसानों का हक मारा है, यानी कि जितने पौध सेब और कीवी के किसानों को दिए जाने थे उन्होंने उसका 90% अपने भाई सतीश नैनवाल के नाम कर दिया। इसमें देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले दिनों में प्रमोद नैनवाल के ऊपर शिकंजा और कसता है या प्रमोद नैनवाल को भी बाकी के भाजपा नेताओं की तरह क्लीन चिट मिल जाती है। कुल मिलाकर देखिए तो उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी, लेकिन देखना होगा कि आखिर जब सीबीआई की जांच होती है तो उसमें और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। वहीं दिल्ली से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सीधे हिमालयन अस्पताल पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हालचाल जाना। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत हिमालयन अस्पताल जौलीग्रांट में भर्ती है। हल्द्वानी से काशीपुर जाते वक्त हरदा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और उसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के MRI, CT स्कैन और इको आदि टेस्ट के बाद पसली में चोट और कमर में हल्की चोट की पुष्टि की गई थी और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकने की सलाह दी थी। वहीं जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग मामले में समन देने सीबीआई अस्पताल पहुंच गई है, जिसके बाद अस्पताल में समन देने पहुंची सीबीआई को लेकर हरदा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जौलीग्रांट अस्पताल में मेरे स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्था भी आई है। सीबीआई के दोस्त आए और उन्होंने मुझे एक नोटिस सर्व किया तो मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ। जहां लोग हालचाल पूछने के लिए आते हैं वहां नोटिस भी दिया जाता है। उत्तराखंड में मतदाताओं की लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने के लिए जो भी आवेदन मिल रहे हैं, अब उन आवेदनों पर 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर के बीच काम किया जाएगा, जिसके बाद 5 जनवरी 2024 को नई निर्वाचक नियमावली को प्रकाशन किया जाएगा। इस आवेदनों में ऐसे मतदाताओं को भी शामिल किया गया है जो 1 अप्रैल 2024, 1 जुलाई 2024 और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं। ठीक है, इस संबंध में आपने अभी संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में अगर कोई भी आदमी का नाम गलत से जुड़ गया है या जो पात्र नहीं था अगर जुड़ गया है, इसको अभी हमारा रोल पे ड्राफ्ट रोल को देख के वो आपत्ति कंसल्टिंग ERO ऑफिस में दर्ज कर सकता है, जो हमारा ERO BLO के माध्यम से इसका वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसका
प्रोसेस है हमारा नाम डिलीट करने का, उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए हम लोग इसका कंप्लीट करते हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों की परिसीमन के संबंध में लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस साल जो निकाय चुनाव है वो संभव होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 दिसंबर को पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और नवंबर में चुनाव कराना जरूरी है। मगर अधूरी तैयारी होने के कारण सरकार नवंबर में चुनाव नहीं करा सकती और दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होने वाला है। ऐसे में निकाय चुनाव अब अगले साल हो सकते हैं। किसी भी चुनाव को संपन्न कराने के लिए परिसीमन होना आवश्यक होता है। वार्डों का परिसीमन और उस नगर निकाय का परिसीमन, बिना परिसीमन के वोटर लिस्ट बनाना संभव नहीं हो पाता। हमें 25 अक्टूबर 2023 को शासन से ये अर्बन नगर लोकल बॉडीज़ का परिसीमन का प्रस्ताव आया है और उसके आधार पर हमने 26 अक्टूबर 2023 को निर्वाचक नामावली के लिए तैयार करने के लिए वो अधिसूचना जारी कर दी है। उसके हिसाब से 2 नवंबर से लेकर 2 फरवरी तक 3 महीने ये हमारा जो है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चलेगा और उसके बाद ही हम चुनाव करा पाएंगे। उत्तराखंड में एक तरफ फर्जी रजिस्ट्री मामले में एसआईटी की जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मास्टरमाइंड केपी सिंह की मौत के साथ कई राज दफन हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब रजिस्ट्री घोटाले में रजिस्ट्रार ऑफिस के डाटाबेस का स्पेशल ऑडिट करवाने की जहमत कोई नहीं उठाएगा? ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी हो रही है? यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भूमाफिया किस तरह से जमीन को ठिकाना लगाते आ रहे थे, किस तरह राज्य के लोगों को लूटा जा रहा था, इसका जीता जागता उदाहरण है प्रदेश का फर्जी रजिस्ट्री घोटाला, जिसे लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, एसआईटी की जांच बैठा दी गई। अब तक मामले में कई आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, तो कईयों की मौत हो चुकी है। वहीं रजिस्ट्री घोटाले में मास्टरमाइंड केपी सिंह की मौत के साथ ही कई सबूत और तार भी दफन हो गए। ऐसे में माना जा रहा है कि डेटाबेस सेंटर का यदि स्पेशल ऑडिट करवाया जाता है तो कई राज खुलकर सामने आ सकते हैं। डेटाबेस यानी कि मास्टर डेटा, एरिया वाइज सर्कल रेट, क्रेता विक्रेता की संपूर्ण डिटेल, स्कैन करके फीड किए गए डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम जानकारियां होती हैं। और जब डेटाबेस का स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा तो हो सकता है कि कई खुलासे सामने आ जाएं। क्योंकि जब इस मामले में कई आरोपी जेल चले गए, मास्टरमाइंड केपी सिंह की सहारनपुर जेल में मौत हो गई, तो इस डेटाबेस का स्पेशल ऑडिट क्यों न करा लिया जाए, जिससे उम्मीद है कि मामले में कई और पत्ते खुल सकते हैं। हो सकता है कि ऑडिट करवाने से ये पता चले कि डेटाबेस कब और कहां, कौन से आईपी से खोला गया था। हालांकि जब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है तो फिर डेटाबेस से छेड़छाड़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बता दें कि भूमाफिया ने बड़ी ही आसानी से जमीनों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा करते हुए अपने काम को अंजाम वो देते रहे। इस काम में नीचे से लेकर ऊपर तक के तार जुड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि यदि डेटाबेस का स्पेशल ऑडिट करवाया जाता है तो हो सकता है कि कई और सबूत हाथ लग जाए, जिससे मामले की जांच में सहूलियत मिल सकती है। देहरादून में योग प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सचिवालय कूच किया है। हालांकि पुलिस ने युवाओं को सचिवालय से पहले ही रोक भी दिया है। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं का कहना है कि वो लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सर देखिए, ये वैसे जो हमारा मुद्दा है वो पिछले कई सालों से पेंडिंग है। पिछले 10-12 सालों से हम लोग जो है योग शिक्षकों की मांग को लेकर प्रदर्शनरत हैं, लेकिन आज तक भी जो है हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट में कहा था कि 119 पदों पर महाविद्यालय में और 13 इंटर कॉलेज में, जो कि प्रत्येक 13 जिलों में हैं, उसमें जो है योग शिक्षकों को नियुक्ति जाएगी। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। इससे पहले अक्टूबर में हम लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पैदल मार्च किया था, ठीक है, उससे भी कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं है। इस वजह से हमें आज दोबारा से जो है यहाँ पे आना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ और साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लगभग 21 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले एक मामले में एक आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर देश भर में 855 मामलों में 37 मुकदमे दर्ज है। आरोपी चीन के लिए फर्जी कंपनियां और डमी खातों को खोलने का काम करता था। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त द्वारा वर्क फ्रॉम होम के काम में जो रुचि रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को जाल में फंसाता था। फर्जी होटल की साइट तैयार कर
टेलीग्राम ग्रुप में उन्हें जोड़कर होटल की ऑनलाइन बुकिंग का टास्क देकर कमीशन का लाभ देने का लालच देता था, जिस पर पहले तो कमीशन के रूप में कुछ धनराशि दी जाती थी और जब जनता को विश्वास हो जाता था तो उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटी रकम हड़प ली जाती थी। पूर्व जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में है, यहाँ पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनको वर्क फ्रॉम होम के नाम से कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार का जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर अलग अलग टास्क दिए गए और उनको कुछ छोटा अमाउंट पेमेंट भी किया गया और एक बार उनका विश्वास जीतकर उनको टेलीग्राम चैनल्स पर ऐड कराया गया और वहाँ उनको इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपयों की धोखाधड़ी उनके साथ में की गई थी। तो इस संबंध में हमने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे पास एविडेंसेस आए उसके आधार पर हमने गुड़गांव हरियाणा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं लक्सर पुलिस ने 104 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जो अवैध स्मैक बरामद की गई है उसकी 10 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। आरोपी जैनपुर खुर्द का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। फिर सुर्खियों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रिटायरमेंट के बाद भी दफ्तर पहुंचकर फाइलें निपटा गए कार्यवाहक अध्यक्ष जगमोहन राणा। सरकारी गाड़ी का भी कर रहे इस्तेमाल, उठे कई सवाल। उद्यान विभाग की पूर्व निदेशक हरमिंदर बवेजा पर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी, करोड़ों रुपए के घोटाले की मिल रही आठ, सीबीआई जांच में उठेगा पर्दा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत को सीबीआई का समन, अस्पताल में इलाज के दौरान ही सीबीआई के अधिकारियों ने सौंपा समन। स्टिंग मामले में चल रही है जांच। और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 21 करोड़ की ठगी का खुलासा, उत्तराखंड एसटीएफ की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। फर्जी कंपनी और डमी खाते खोलने का होता था काम।